नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। मिडिल ईस्ट का नक्शा और जंग की पूरी बिसात अचानक से बदलती दिख रही है। कल जिस जंग में इजराइल और ईरान आमने सामने खड़े थे, वहां से अचानक इजराइल का नाम पीछे हटता दिख रहा है और नया महाबली खुलकर मैदान में उतर चुका है, सऊदी अरब, जिसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका हमेशा इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता था, वहां अब सऊदी अरब और वाशिंगटन की जोड़ी हवाई हमलों से कोहराम मचा रही है। सीरिया, इराक और यमन के आसमान में गरजते जेट फाइटर्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जंग का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ये पासा कैसे पलटा? क्या तेल अबीब ने खुद इस सीधी लड़ाई के पीछे खींच लिया है, या फिर वॉशिंगटन ने अपनी राजनीतिक बिसात में मोहरों को बदल दिया है? इराक में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया में ठिकानों पर हुए भीषण हमलों से लेकर लाल सागर और यमन की सरहद तक भीषण बमबारी ने पूरे इलाके की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जो युद्ध अब तक केवल यहूदी बनाम शिया के चश्मे से देखा जा रहा था, क्या वो अब सीधे सीधे शिया बनाम सुन्नी महासंग्राम का रूप ले चुका है? वॉशिंगटन, रियाद और तेहरान के इस त्रिकोण ने पूरी दुनिया के कूटनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। आज हम आपको इस नए युद्ध समीकरण की एक एक परत खोलकर समझाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि तेहरान की घेराबंदी का ये नया प्लान आखिर कितना खतरनाक है। मिडिल ईस्ट के नए वॉर जोन में सबसे बड़ा उलटफेर यही है कि अमेरिका ने इजराइल की जगह सऊदी अरब को अपना प्राथमिक सैन्य और रणनीतिक भागीदार बना लिया है। वॉशिंगटन और रियाद का ये नया गठजोड़ ईरान की क्षेत्रीय विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए तैयार किया गया। सऊदी अरब के पास आधुनिक अमेरिकी हथियार, विशाल वायुसेना और पूरे अरब जगत में व्यापक प्रभाव है। इजराइल के साथ खुले तौर पर हाथ मिलाकर किसी अरब देश में हमला करना अमेरिका के लिए अरब जनमानस में विरोध पैदा करता था, लेकिन सऊदी अरब के साथ मिलकर कार्रवाई करने से यह अभियान को एक क्षेत्रीय वैधता मिल जाती है। रियाद लंबे समय से ईरान समर्थित ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से परेशान रहा है, चाहे वो अरामको के तेल ठिकानों पर हुए हमले हों या फिर यमन से दागी गई मिसाइल्स हों। ऐसे में अमेरिका और सऊदी अरब का ये गठजोड़ न केवल ईरान की घेराबंदी करता है, बल्कि खाड़ी देशों में अमेरिका की पकड़ को और मजबूत बनाता है। तमाम सारी बातों के बीच जो स्थिति दिख रही है, उसमें इराक में सक्रिय ईरान समर्थित शिया मिलिशिया समूह हमेशा से सऊदी अरब की उत्तरी सीमाओं और उसके रणनीतिक ठिकानों के लिए एक बड़ा खतरा रहे हैं। हाल के समय में इराक के कताइब, हिजबुल्ला और अल नुबाजा जैसे गुटों ने सऊदी अरब और अमेरिका के साझा ठिकानों को निशाना बनाने की धमकियां दी थी। सऊदी वायुसेना द्वारा अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर इराक के भीतर इन मिलिशिया ठिकानों पर किए गए हवाई हमले इस बात का संकेत हैं कि रियाद अब अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सीमाओं के बाहर जाकर भी हमला करने से नहीं हिचकेगा। सऊदी अरब इराक के भीतर ईरान के बढ़ते प्रभाव को तोड़ना चाहता है। इराक की सरहद से रियाद और अन्य महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र बेहद करीब हैं, इसलिए इराक में मौजूद ईरानी नेटवर्क को तबाह करना सऊदी अरब की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। ये हमला सिर्फ सैन्य ठिकाने तबाह करने के लिए नहीं है, बल्कि बगदाद को यह स्पष्ट संदेश देने के लिए भी था कि वो अपनी सरहद का इस्तेमाल ईरान के हथियार के रूप में ना होने देगा। लेकिन अक्सर ऐसे संकेत आते रहे हैं। असल में यमन के हुती विद्रोही ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिडेंस का सबसे आक्रामक हिस्सा बनकर उभरे हैं। लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमला और सऊदी अरब पर बार बार दागी जाने वाली मिसाइल्स का जवाब देने के लिए सऊदी अरब ने यमन में हुती ठिकानों पर व्यापक और भीषण हवाई हमले करने शुरू कर दिए। सना और अल हदेदा बंदरगाह के आसपास मौजूद हुती मिसाइल डिपो
ड्रोन असेंबली प्लांट और कमान केंद्रों पर सऊदी वायुसेना ने सटीक गाइडेंस बमों में कहर बरपाया। सऊदी अरब का यह सैन्य अभियान यमन की हूतियों की लड़ाकू क्षमताओं को पूरी तरह से पंगु बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। लाल सागर का व्यापारिक मार्ग ठप होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा था और सऊदी अरब के महत्वाकांक्षी आर्थिक प्रोजेक्ट खतरे में पड़ रहे थे। इसलिए रियाद ने अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर हूतियों के पूरे लॉजिस्टिक नेटवर्क को ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया। और यही सबसे बड़ा कारण भी रहा, क्योंकि लंबे समय से ईरान पर सीधे हमले का प्लान बना रहा था इजराइल अचानक से बैकफुट पर आती दिखाई दिया। कूटनीतिक गलियारों ने यह चर्चा गर्म है कि क्या वॉशिंगटन ने खुद इजराइल को इस जंग के फ्रंट लाइन से बाहर कर दिया है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण इजराइल की घरेलू राजनीति है। गाजा में जारी सैन्य तनाव और सीरिया लेबनान सीमा पर उसके सैन्य संसाधनों की सीमा हो सकती है। इसलिए वॉशिंगटन ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इजराइल को पर्दे के पीछे रखा ताकि तेल अवीव अपने रक्षात्मक कवच को मजबूत रख सके और हिजबुल्लाह जैसे क्षेत्रीय खतरों से निपट सके। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सीधे हमलों से बचने के लिए इजराइल को फ्रंट लाइन से हटाना एक ढाल की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इजराइल शांत बैठ गया है। वो अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के जरिए अब भी पूरे ऑपरेशन में बैक स्टेज गाइड करने की भूमिका निभा रहा है। वो सिर्फ सीधी जंग में सामने नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन काम पूरा वही कर रहा है। लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जे के बाद भी इजराइल पर ईरान का हमला क्यों नहीं है, इस सवाल को समझना होगा। लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में इजरायली सेना की मौजूदगी और आक्रामक अभियानों के बावजूद तेहरान की ओर से कोई बड़ा सीधा पलटवार ना होना चौंकाता है। हिजबुल्लाह को ईरान की सबसे बड़ी और मजबूत प्रॉक्सी माना जाता है, फिर भी तेहरान सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बौछार करने से बच रहा है। इसके पीछे ईरान की गहरी कूटनीतिक और सैन्य मजबूरी है। ईरान जानता है कि अगर उसने इस समय इजराइल पर सीधे हमले की गलती की तो फिर उसे अमेरिका के सीधे सैन्य हस्तक्षेप का सामना करना पड़ेगा। ईरान का लक्ष्य हिजबुल्लाह को पूरी तरह से बर्बाद होने से बचाना है और साथ ही अपनी मुख्य भूमि को सुरक्षित रखना है। ईरान इस वक्त अपने परमाणु ठिकाने और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी सीधे हमले का खतरा नहीं उठाना चाहता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपने सबसे बड़े प्यादे को बचाने के लिए सीधे राजा को आगे नहीं बढ़ाता, ठीक वैसे ही ईरान हिजबुल्लाह को ढाल बनाकर खुद को सीधे संघर्ष से दूर रख रहा है और यही सबसे बड़ा कारण भी माना जा रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के साझा सैन्य अभियानों का प्राथमिक लक्ष्य यमन के शिया हुती और इराक के शिया मिलिशिया ही क्यों है? इसका सीधा जवाब ईरान का नेटवर्क है। जी हां, ईरान अपनी सीमाओं से दूर रहकर जंग लड़ने के लिए इन शिया गुटों को पैसे, आधुनिक हथियार, ड्रोन और मिसाइल्स तकनीक मुहैया कराता है। इन्हें नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सी कहा जाता है। जब तक ये नेटवर्क सक्रिय रहेंगे, ईरान बिना किसी सीधे नुकसान के पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाता रहेगा। सऊदी अरब और अमेरिका का मानना है कि ईरान की रीढ़ की हड्डी उसके ये क्षेत्रीय प्रॉक्सी ही हैं। जैसे किसी पेड़ को सुखाने के लिए उसकी शाखाओं को काटना ज़रूरी होता है, वैसे ही ईरान की ताकत को ख़त्म करने के लिए यमन के हुती और इराक की मिलिशिया का सफाया करना सबसे पहली प्राथमिकता बन चुका है। इन समूहों को निशाना बनाकर वाशिंगटन, रियाद और तेहरान के हाथ पैर कट रहे हैं। और यही सबसे बड़ी पीड़ा की बात भी है कि क्या खाड़ी में अब यहूदी बनाम शिया नहीं बल्कि शिया बनाम सुन्नी जंग शुरू हो गई है। पहले यह जंग मुख्य रूप से इजराइल यानी कि यहूदी बनाम ईरान और उसके सहयोगी यानी कि शिया के रूप में देखी जाती थी, लेकिन अब सऊदी अरब यानी कि सुन्नी बहुल देश के खुलकर मैदान में आने और इराक यमन में शिया गुटों पर हमले करने में यह संघर्ष ऐतिहासिक और धार्मिक रेखाओं पर बढ़ता नजर आ रहा है। सुन्नी बहुल खाड़ी देश लंबे समय से ईरान के शिया क्रिसेंट यानी कि ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान का शिया प्रभाव वाला इलाका है कि विस्तार से सशंकित रहे हैं।
अब जब सऊदी अरब सीधे तौर पर सैन्य बल का प्रयोग कर रहा है तो यह युद्ध विशुद्ध रूप से शिया बनाम सुन्नी वर्चस्व की जंग में बदलता हुआ दिख रहा है। ये स्थिति पूरे इस्लामिक जगत में वैचारिक और सैन्य विभाजन को और गहरा सकती है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता दशकों पीछे जा सकती है। मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित करने के नाम पर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान के नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सी का नामो निशान मिटाने का एक व्यवस्थित अभियान शुरू किया। पिछले 2 दशकों में तेहरान ने लेबनान और हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुती और इराक सीरिया के विभिन्न शिया मिलिशिया का एक ऐसा अभेद्य जाल बुना था जो इजराइल और सुन्नी खाड़ी देशों को चौतरफा घेर रहा था। अब चलाई जा रही नई सैन्य मुहिम का स्पष्ट मकसद इस जाल को तार तार करना है। इनके सप्लाई रूट, वित्तीय नेटवर्क और हथियार डिपो पर एक साथ हमले किए जा रहे हैं। जब ये प्रॉक्सी समूह कमजोर होंगे तो तेहरान की सौदेबाजी करने की क्षमता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये ईरान के रिंग ऑफ फायर वाले प्लान का सीधा और अंतिम जवाब माना जा रहा है। यानी कि यूं समझिए कि इजराइल ने पहले ही हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। अब सऊदी ने यमन में हुतियों पर हमला किया तो फिर इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमला कर दिया। यानी कि ईरान के प्रॉक्सी का अंतकाल दिख रहा है। पहले ईरान पर हमला कर उसे कमज़ोर किया गया, अब ईरान के प्रॉक्सी को कमज़ोर किया जा रहा है। उसका प्रयास चल रहा है क्योंकि यही ईरान की असली ताकत है। लाल सागर पर पूर्ण नियंत्रण का खेल भी समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। लाल सागर और बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और मालवाहक जहाज़ों का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। हुतियों के इस मार्ग पर जहाज़ों पर किए जा रहे हमलों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को ध्वस्त कर दिया था, जिससे यूरोप और एशिया में महंगाई बढ़ रही थी। अब सऊदी अरब और अमेरिकी नौसेना ने इस पूरे व्यापारिक मार्ग को हुतियों के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक ऑपरेशन शुरू किया। यमन के तटीय इलाकों में हुती रडार स्टेशन और एंटी शिप मिसाइल साइटों को चुन चुनकर तबाह किया जा रहा है। इस मार्ग पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना न केवल आर्थिक रूप से आवश्यक है, बल्कि यह ईरान के उस दबदबे को भी खत्म करता है जिसके जरिए वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की धमकी देता है। सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरब और अमेरिका के इस नए साझा मोर्चे ने तेहरान के शासन के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक और सैन्य चुनौती खड़ी कर दी है। ईरान अब तक इस बात से आश्वस्त था कि अरब देश अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल सीधे ईरानी हितों पर हमले के लिए नहीं करने देंगे, लेकिन सऊदी अरब का स्वयं हमलावर भूमिका में आना ईरान के सभी गणित बिगाड़ चुका है। ईरान पहले से ही गंभीर आर्थिक प्रतिबंध, घरेलू असंतोष और अपनी मुद्रा के अवमूल्यन से जूझ रहा है। अब अगर उसे अपनी सीमाओं के बाहर यमन, इराक और सीरिया में अपने सहयोगियों को बचाने के लिए अतिरिक्त संसाधन झोंकने पड़े तो फिर उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। इसके अलावा सऊदी अरब की आक्रामक नीति के कारण ईरान अपने ही पड़ोस में अलगाव बढ़ाता जा रहा है, जिससे उसकी रणनीतिक गहराई धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और ये उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप कोई नया प्लान बना रहे हैं, गढ़ रहे हैं, रच रहे हैं? क्या ये वॉशिंगटन का मैक्सिमम प्रेशर 2.0 है? ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर यानी कि अधिकतम दबाव की जो नीति है वो हमेशा से ईरान को पूरी तरह से अलग थलग करने की रही है। उसके तेल निर्यात को शून्य लाने पर रही है। अमेरिकी रणनीतिकार अब जिस सऊदी फर्स्ट नीति पर काम कर रहे हैं वो ट्रंप के उस विजन से काफ़ी मिलती जुलती है, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को सीधे युद्ध में झोंकने की बजाय क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे कि सऊदी अरब को आगे करके दुश्मनों का सफाया किया जाता है। इस प्लान के तहत अमेरिका केवल आधुनिक खुफिया जानकारी, सैटेलाइट डेटा और उन्नत हथियार मुहैया कराएगा, जबकि जमीनी और हवाई हमले क्षेत्रीय देश खुद करेंगे। ये नया प्लान अमेरिका पर आने वाले वित्तीय और मानवीय लागत को कम करता है और ईरान पर दोहरे दबाव का निर्माण करता है।
बात यहां से और आगे चली जाती है, क्योंकि क्या अचानक इजराइल युद्ध में कूद सकता है? क्योंकि अभी तो नहीं है। यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि वर्तमान में इजराइल रणनीति के पीछे कुछ दिख रहा है। इसके लिए मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो इस युद्ध से पूरी तरह से अलग हो गया है। इजराइल का पीछे हटना एक रणनीतिक चाल हो सकती है। अगर सऊदी अरब और अमेरिका का कार्रवाई के जवाब में ईरान कोई बहुत बड़ा कदम उठाता है, जैसे कि फारस की खाड़ी में तेल जहाज़ों को डुबोना या फिर सीधे अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागना, तो फिर इजराइल तुरंत इस युद्ध में एक नए मोर्चे के तौर पर कूद सकता है। इजराइल के पास ईरान के परमाणु ठिकाने जैसे कि नतांज और फोर्डो पर हमला करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए बंकर बस्टर बम और स्टेल्थ जेट्स मौजूद हैं। इजराइल केवल सही वक्त पर इंतजार कर रहा है जब तेहरान का ध्यान सऊदी अमेरिकी मोर्चे पर पूरी तरह से बट जाए, वो अचानक से एक विनाशकारी हमला कर दे। ऐसे में क्या होगा, ये भी समझने की बात है। असल में इराक और यमन के साथ साथ सीरिया भी ईरान के लिए महत्वपूर्ण लैंड कॉरिडोर रहा है, जिसके जरिए वो लेबनान तक अपने हथियार पहुंचाता है। सऊदी और अमेरिकी वायुसेना ने अब सीरिया के पूर्वी क्षेत्र देर अल जोर और अल बुकमाल में मौजूद ईरानी पासदारान यानी कि IRGC के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ये इलाके इराक और सीरिया की सीमा पर स्थित हैं और ईरानी हथियारों की तस्करी का मुख्य केंद्र हैं। इन ठिकानों के तबाह होने से ईरान का भूमध्य सागर तक जाने वाला लॉजिस्टिक रूट टूट गया। सीरिया में असद सरकार की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए पश्चिमी और खाड़ी देश ईरान के ढांचे को उखाड़ फेंक रहे हैं, जिससे तेहरान का सीरियाई मोर्चे पर दबदबा अब इतिहास की बात बनता जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान और सीरिया के करीबी संबंध हैं। दशकों तक सीरिया ईरान का सबसे करीबी रणनीतिक और क्षेत्रीय सहयोगी रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद दोनों देशों के बीच पहले जैसी मजबूती अब नहीं दिख रही है। सुन्नी बहुल देश के बावजूद सीरिया में हिजबुल्ला, फातेम्यून ब्रिगेड और जैनब्यून ब्रिगेड हैं। इन्हें ईरान के IRGC का समर्थन और प्रशिक्षण हमेशा से मिलता रहा है। अब क्या न्यूक्लियर कार्ड अंतिम होगा? चारों तरफ से घिरने और प्रॉक्सी नेटवर्क के कमजोर होने के बाद ईरान के पास केवल एक ही सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बचता है, परमाणु हथियार का परीक्षण, जिस पर अमेरिका की कड़ी निगाह है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास पहले से ही 60% तक समृद्ध यूरेनियम का भंडार मौजूद है, जिसे हथियारों के स्तर यानी कि 90% तक पहुंचाने में महज कुछ हफ्ते लगेंगे और वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। यदि सऊदी अरब और अमेरिका की घेराबंदी तेहरान के अस्तित्व के लिए खतरा बनने लगती है, तो फिर ईरानी नेतृत्व अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भूमिगत परमाणु परीक्षण का अंतिम विकल्प चुन सकता है। ये कदम मिडिल ईस्ट को सीधे नई और खतरनाक परमाणु होड़ में धकेल देगा, जहां सऊदी अरब भी अपना खुद का परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर सकता है। तो पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति क्या होगी जब वहां परमाणु हथियार बनाने की दौड़ शुरू हो जाए? सऊदी अरब और अमेरिका के इस नए गठजोड़ और ईरान पर होते हमलों पर बीजिंग और मॉस्को की तीखी नजर बनी हुई है। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, जिसने हाल ही में सऊदी ईरान के बीच समझौता कराया था, क्षेत्र में बढ़ने अमेरिकी सैन्य प्रभाव के बेहद चिंतित है। चीन शांति की अपील कर रहा है क्योंकि उसका बहुमूल्य तेल आयात बाधित हो रहा है। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन्स पर काफी हद तक निर्भर रहा है। ईरान के कमजोर होने को अपनी रणनीतिक क्षति के रूप में देखता है। मॉस्को तेहरान को खुफिया जानकारी और संभवतः उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जैसे S-400 प्रदान करने इस सऊदी अमेरिकी मोर्चे को संतुलित करने की कोशिश कर सकता है और उसी दिशा में वो आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन सऊदी अरब के हवाई हमलों के बाद इराक की सरकार एक बहुत नाजुक और कठिन स्थिति में फंस गई है। बगदाद की सरकार में शिया गुटों का प्रभाव बढ़ गया, जो तेहरान के प्रति वफादार है, लेकिन साथ ही इराक को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अमेरिका और खाड़ी देशों के
वित्तीय समर्थन की सख्त जरूरत है। अपनी संप्रभुता के उल्लंघन पर बगदाद विरोध तो दर्ज करा रहा है, लेकिन वो अपने ही देश में मौजूद ईरान समर्थक मिलिशिया को नियंत्रण करने में नाकाम रहा है। यदि इराक इस जंग में खुलकर ईरान के पक्ष में खड़ा होता है तो उस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लग सकते हैं, और यदि वो शांत रहता है तो उसके अपने ही देश के सशस्त्र गुट सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, खाड़ी देशों के दो छोटे लेकिन कूटनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण कतर और ओमान हमेशा से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक बैक चैनल बातचीत का मुख्य जरिया रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब के सीधे युद्ध में शामिल होने और अमेरिका की आक्रामकता रुख के बाद मध्यस्थता के तमाम कोशिशें फिलहाल पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी हैं। तेहरान अब कतर और ओमान के जरिए भेजे जा रहे शांति प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि जब तक उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को निशाना बनाया जा रहा है तब तक कोई भी, अब केवल सैन्य बल ही एकमात्र निर्णायक कारक रह गया है। हवाई हमले और मिसाइल दागे जाने के साथ साथ इस युद्ध का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के पावर ग्रिड्स और वाटर डिसैलिनेशन यानी कि पानी साफ करने के प्लांट्स को निशाना बनाने की फिराक में है, जिससे आने वाले दिनों में नागरिक संकट पैदा हो सकता है। चूंकि सऊदी अरब इस पूरी जंग में अंतिम स्थिति में मिडिल ईस्ट का मौजूदा संकट केवल मिसाइल्स, ड्रोन या तेल के कुओं पर कब्जे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में 1400 साल पुरानी ये वैचारिक और रणनीतिक नफरत है, जो शिया सुन्नी के वर्चस्व और जंग में उभर कर सामने आ गई है। तमाम सारी बातों के बीच जो प्रॉक्सी वॉर हैं, उन प्रॉक्सी वॉरों के बीच में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन अब सऊदी अरब, इराक, यमन समर्थित शिया गुटों का सीधा प्रहार करना इस सदियों में पुरानी नफरत और घी में आग डालने जैसा है। ईरान ने बीते 2 दशक में तमाम सारी बातों के बीच इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में शिया आबादी और सशस्त्र गुटों को एकजुट करके एक शिया क्रिसेंट खड़ा किया है। इसका मकसद पूरे मध्य पूर्व में सुन्नी अरब ताकतों को घेरना और अपनी रणनीतिक बादशाहत कायम करना है। दूसरी तरफ सऊदी अरब खुद को सुन्नी इस्लामिक जगत का स्वाभाविक नेता मानता है। सऊदी नेतृत्व को हमेशा ये डर सताता रहा है कि ईरान का शिया विस्तारवाद उनकी संप्रभुता, राजशाही और पवित्र धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब इजराइल रणनीतिक रूप से पीछे है। सऊदी अरब सीधे मोर्चे पर आकर शिया मिलिशिया और हूतियों को निशाना बना रहा है, तो आम अरब जनमानस में संदेश जा रहा है कि ये एक जंग राजनीतिक तौर पर ज़्यादा धार्मिक वर्चस्व की है। इराक से लेकर सीरिया तक, खाड़ी देशों तक इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, और देखना होगा कि आने वाले समय में संकेत क्या निकल कर आते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।